दोस्तों, एक बार पुनः आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज हम जिस शासक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको हम कई पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे हम किसी भी प्रकार से छोड़ नहीं सकते हैं। इसको हम काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे और परीक्षा के जो तथ्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके इसके बाद इब्राहिम शाह जो है उसका जो लड़का था उसको हराकर दिल्ली की सत्ता पर बैठता है। आज की वीडियो में हम मुख्यतः अलाउद्दीन खिलजी के जो किस बारे में पढ़ेंगे उसमें हम फोकस रहेगा हमारा जो अलाउद्दीन के जो सिंहासन पर बैठने के बाद जो उसकी प्रारंभिक समस्याएं होती हैं और उसके समय जो विद्रोह होते हैं और मंगोल का आक्रमण होता है, इन चीज़ों पर हम फिलहाल इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप देख लीजिए। कुछ नाम है जैसे कि वो 1296 ईस्वी को गद्दी में बैठ जाता है और वो कुछ उपाधियां धारण करता है और उसको कुछ अपना जो नाम भी रखता है। ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें देख लीजिए। जो खिलजी वंश का ये दूसरा शासक तो कह सकते हैं क्योंकि जो रुकनुद्दीन इब्राहिम शाह है उसका कुछ ज़्यादा उल्लेख है नहीं, कुछ समय के लिए वो चर्चा में आता है, तो महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा शासक है। और इसने जो है अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहा है और इसने सिकंदर ए शनि की भी उपाधि धारण की है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, सिकंदर ए शनि की उपाधि धारण की है। जो इसका बचपन का नाम था यानी प्रारंभिक नाम था जो इसका अली गुरसुफ। ठीक है, अली गुरसुफ इसका बचपन का नाम था और इसने कुतुब मीनार के समीप श्रीनगर की स्थापना की थी। इसके अलावा इसने अन्य उपाधियाँ ली हैं, अबुल मुजफ्फर सुल्तान, अल दुनिया व दीन मोहम्मद शाह खिलजी इत्यादि। ठीक है, ये इसके थोड़ा जो फैक्ट्स हैं जो इसके बारे में इम्पोर्टेंट है। अब हम जानते हैं कि जब आगे देखते हैं, जब बात होती है कि जब अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठ जाता है तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उन्हीं समस्याओं का ये पहले निवारण करेगा, इसके बाद ये अपना राज्य विस्तार जो भी कुछ है वो करेगा। आज की वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे और जो इसकी प्रारंभिक समस्या क्या थी इन पर ध्यान दे देते हैं। पहली समस्या तो ये थी, जब वो गद्दी पर बैठ जाता है तो पहली समस्या तो वो जो प्रशासन है, जो शासन है, उसका पुनर्गठन करना होता है। जैसे आमतौर पर आप देखते हैं अभी भी जब नई सरकार बनती है तो मंत्रिमंडल का गठन होता है, तो इसी प्रकार ये भी अपने जो मतलब जिसने इसका साथ दिया उसे बड़े पद मिलेंगे। इस प्रकार से ये भी अपने सबसे वजीर हैं और जो सूबेदार हैं अपने जो विश्वास पात्रों में पद देता है और उन्हें व्यवस्थित करता है, मतलब कि इसके बाद चलिए अब ये अपना जो प्रशासन है उसका पुनर्गठन कर लेता है। इसके बाद जो दूसरी एक महत्वपूर्ण समस्या होती है, एक जो जलाल मतलब जलालुद्दीन, इसके जो वंशज हैं अभी भी जीवित हैं और जब तक जीवित है तो इसे हमेशा खतरा बना रहता है कि वो सोचता है कि कहीं इसके गद्दी के लिए वो खतरा ना उत्पन्न कर दें। तो ऐसे में सबसे पहले जो है ये जलाल का जो परिवार है उन्हें वो ख़त्म करेगा। इसके बाद जो फिर एक समस्या है, इसके बाद ये जो है कि ये राजत्व का सिद्धांत लाएगा। ऐसा लाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो दिल्ली की जनता के नज़र में, अमीरों के नज़र में इसकी जो छवि है बहुत ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि इसने जिस प्रकार से धोखे से जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या की थी, एक बूढ़े 70 वर्षीय शासक की जो हत्या की थी, उससे मतलब कि जनता में बहुत रोष था। क्योंकि जलालुद्दीन की छवि कुछ मौक़ों को छोड़कर देखी जाए तो एक उदारवादी शासक के रूप में जानी जाती है। तो जो जनता के मन में इसके मन में रोष था इसके लिए, तो उस रोष को ख़त्म करना था और उसके लिए ये कुछ करेगा। उसमें देखेंगे क्या करता है, कौन सी नीति अपनाता है, इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल चलिए अब हम जानते हैं कि जलालुद्दीन की जो है परिवार का वो खतरा कैसे जो है उसको कैसे निपटाता है।
आपको पता है कि जब रुकनुद्दीन इब्राहिम साहब को जब युद्ध में हरा देता है तो उसकी फैमिली जो पूरी है वो मुल्तान की ओर भग जाती है, ठीक है। और मुल्तान में इस समय शासन कर रहा होता है जलालुद्दीन का एक लड़का अरकाली खां, ठीक है। और इसी से इनका मतलब कि एक जो है एक कह सकते हैं कि एक युद्ध होगा और उस युद्ध में ये मुल्तान के जो है अरकाली खां इसको हराएगा और फिर इसको समाप्त करेगा। युद्ध लड़ते हैं और युद्ध में जो अरकाली खां है और ये जो कद्र खां मतलब कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह है और जो जो इसकी जो माँ होती है इन सबको पकड़ लिया जाता है और अंधा कर दिया जाता है। अंधा करवाने के बाद वो मरवा देता है। तो इस प्रकार से जो इसका जो प्रारंभिक जो जो इसको जब सबसे ज़्यादा जो अपने जलालुद्दीन के लड़कों से जो खतरा था उसे वो ख़त्म कर देता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके जो अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत है इसके बारे में हम जानते हैं। ये इसकी जो पॉलिसी होती है बिल्कुल मतलब कि बलबन के अनुरूप चलने की कोशिश करता है। थोड़ा बहुत अंतर होता है जो हम जानेंगे बलबन से किस प्रकार से इसकी जो राजत्व का सिद्धांत है वो किस प्रकार से भिन्न होता है। लेकिन ये बलबन की जो नीति होती है कि अगर शासन करना है और रिस्पेक्ट पाना है और जनता के मन में खौफ पैदा करना है तो एक क्रूर शासक की भांति व्यवहार एक राज करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है, क्रूर शासक होता है और निर्दयी टाइप का कह सकते हैं। तो बिल्कुल बलबन की नीति का पालन करता है, जनता में भय पैदा करता है और ऐसा क्रिएट करता है कि उसे मतलब कि सभी भय से उसे रिस्पेक्ट दें और उस पॉलिसी को वो अपनाता है। जो बलबन के बारे में जो कहा जाता है कि ये जो इसकी जो नीतियां हैं ये जो आगामी शासकों के लिए एक पथ प्रदर्शक की तरह काम करती हैं, तो बिल्कुल वैसे ही होता है। ये अलाउद्दीन भी बलबन की नीति पर ही करता है और उसी के जो राजत्व सिद्धांत है उसी पर ही चलता है। अब हम देख लेते हैं कुछ कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी का जो राजत्व का सिद्धांत था वो बलबन से थोड़ा डिफरेंट था और वो कैसा डिफरेंट था। इसके लिए हमें बलबन और अलाउद्दीन खिलजी दोनों के जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं उनको देखना पड़ेगा। देखिए, पहला जो है सिद्धांत, दोनों को खुदा पर विश्वास था, मतलब कि पैगंबर भगवान पर दोनों विश्वास करते थे। दोनों पूर्ण निरंकुशता पर विश्वास करते थे और कहते थे कि शासन अगर चलाना है, एक सफल शासक बनना है तो सुल्तान को निरंकुश होना ज़रूरी है और अगर निरंकुश नहीं होगा तो वो शासन चला ही नहीं पाएगा और जनता की नज़र में भी वह एक मतलब कि एक लाचार शासक ही वो नज़र आएगा, ठीक है। इसके अलावा इस चीज़ में एक जो है दोनों में डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि जो बलबन है वो अपने आप को जो सुल्तान को कहता है कि सुल्तान ईश्वर का नाइब होता है, यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, उसे ईश्वर भेजता है सुल्तान बना के, मतलब कि उस ईश्वर की कृपा ही की वजह से वह सुल्तान बनता है और ईश्वर ही उसे शासन करने की मतलब कि आदेश देता है। इस बात पे अलाउद्दीन खिलजी का जो सिद्धांत है वो इससे अलग है। वो इससे सहमत नहीं होता है। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं मानता। वो कहता है कि जिसके पास पावर होगी, जिसके पास शक्ति होगी वही शासक बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और अपनी क्षमता से ही सिंहासन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इसमें पैगंबर का मतलब कि भगवान का जो है कोई भी रोल नहीं है। इसके अलावा जो है बलबन जो होता है धर्म और राजनीति को पृथक करने में असफल होता है, मतलब ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है। लेकिन ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ये धर्म और राजनीति को बिल्कुल ही पृथक कर देता है। धर्म को अलग रास्ते पर चलता है, राजनीति के बीच में धर्म को आने नहीं देता है। और ये जैसे कि जो धार्मिक व्यक्ति उस समय के होते थे उलेमा, उनकी भी ये बातें नहीं सुनता है और उनकी इच्छाओं पर भी विश्वास नहीं करता है और ये अपने हिसाब से क्रूरता से शासन चलाता है। तो इस प्रकार से ये अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत था। कुछ मामलों में ये बलबन से मिलता है और कुछ मामलों में बलबन से नहीं मिलता है। नहीं मिलता है सिर्फ दो बिंदुओं में। कौन कौन से में? एक जो सुल्तान का ईश्वर का प्रतिनिधि और जो है ये राजनीति का जो है उलेमाओं का जो है धर्म को राजनीति से पृथक करता है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, जो बलबन जो है बलबन
एक बात में और दोनों में जो है डिफरेंट होता है जो मतों में, कि बलबन जो है खलीफा की राजनीतिक सत्ता को मानता है, और वो मतलब कि विश्वास रहता है कि बलबन की जो मान्यता है, वो जो एक जो खिलाफत प्राप्त करना होता है वो उसे सही मानता है, उसका जो उससे डिसएग्री नहीं करता है। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी है वो बलबन की जो खलीफा है इस पर जो वो सॉरी जो खलीफा की राजनीति उस पर विश्वास नहीं करता है, और ना ही वो ऐसी मांग करता है, और ना वो ऐसा उस पर विश्वास है कि अगर इससे मान्यता मिलेगी तो ये होगा, मतलब कि उसका वर्चस्व बढ़ेगा चारों तरफ, उसकी जो मतलब कि एक स्वीकार किया जाएगा, वो इन सब बातों में विश्वास नहीं करता है अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रकार से हमने अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व का सिद्धांत पढ़ लिया। उसकी प्रारंभिक जो उसने अपने जलाली परिवार का जैसे दमन किया ये भी देख लिया। इसके बाद उसने जो अपने राज्य जो मंत्रियों हैं, जो वजीर हैं, सबका जो प्रशासन का जो पुनर्गठन गठन किया वो भी देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि क्या होता है। देखिए, अब हम बात करेंगे उसके राज्य में जो प्रमुख विद्रोह हैं। विद्रोह तो काफ़ी होते हैं, लेकिन हम इसमें जो कुछ प्रमुख विद्रोह होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो अधिकतर जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। देखिए, पहला विद्रोह हमें 1299 के सामने आता है। ये नौ मुस्लिम विद्रोह है कहा जाता है। नौ मुस्लिम वह व्यक्ति होते हैं, जैसे आपको पता है कि जलालुद्दीन के समय जब मंगोल आक्रमण करते हैं और उनमें कुछ मंगोल जो है वापस नहीं जाते हैं और यहीं पर रह जाते हैं, तो वो अपना धर्म परिवर्तन करके यहीं बस जाते हैं, तो उन मुसलमानों को नौ मुसलमान कहा जाने लगा। ठीक है, इन्हें आप पिछली जो जलालुद्दीन की क्लास पढ़े होंगे तो आप अगर वीडियो देखा होगा तो को पता ही होगा कि नौ मुसलमान क्या है। तो बात ये होती है कि गुजरात के अभियान, मतलब गुजरात का अभियान किया था इनकी सेना ने, और उसमें नुसरत खां, उलूग खां जैसे योग्य व्यक्ति थे। उसमें जीतने के बाद जब ये वापस लौट रही होती है तो इसमें नौ मुस्लिम सैनिक जो हैं वो विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह का कारण वही होता है, लूट के जो सामान होता है, लूट का जो माल होता है, उसका जो बंटवारा होता है, उस पर विवाद होता है। विवाद क्या होता है कि जो उलूग खां है और नुसरत खां है, जो लूट के सामान पर 4/5 भाग अपने पास रखना चाहते हैं। मतलब कि 1/5 भाग जो बाकी जो ये मुस्लिम सेना है ये इनको देना चाहती है, और और जो बाकी सैनिक हैं उनमें बंटवाना चाहती है, और 4/5 भाग खुद अपने पास रखना चाहता है। तो इसी बात को लेकर नौ मुस्लिम जो सैनिक होते हैं इसकी सेना में वो विद्रोह कर देते हैं। लेकिन उनकी इतनी तादाद नहीं होती है, और ये एक कुशल सेनापति होते हैं उलग खां और नुसरत खां, दोनों ने इन्हें आसानी से वहीं पर इस जो विद्रोह को दबा दिया जाता है, और इस विद्रोह में बड़ी संख्या में नौ मुस्लिमों को मारा जाता है। गाजर मूली की तरह इसे काट दिया जाता है नौ मुस्लिमों को। ऐसा कहा जाता है कि लमसम कम से कम 30,000 से ज़्यादा नौ मुसलमानों को मारा गया था। तो इस प्रकार से ये विद्रोह वहीं पर दमन मतलब कि दबा दिया जाता है। इसके बाद एक विद्रोह होता है, ये आकत खां का विद्रोह। ठीक है, आकत खां का विद्रोह कौन होता है? आकत खां पहले जान लेते हैं कौन होता है। आकत खां अलाउद्दीन के भाई मोहम्मद का पुत्र होता है, और ये और जो नौ मुसलमान हैं वो मिल के एक जो है जलाउद्दीन से बदला लेना अलाउद्दीन से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि नौ मुसलमानों के अंदर भी बहुत गुस्सा था, उनकी काफ़ी भाइयों को मार डाला गया था, और तो ये सब मिल के अलाउद्दीन को मारना चाहते हैं। बात ये होती है कि और आकत खां जो है एक षड्यंत्र रचता है, मतलब कि ये जो रहता है आकत खां, जब ये आप देखेंगे खिलजी और ये सब जो रणथंभौर के लिए अभियान चलाना चाहते हैं और रणथंभौर के लिए अपना अभियान शुरू करते हैं, तो इस सेना के साथ ही ये अकत खां भी रहता है। लेकिन ये बाद में बीच रास्ते में शिकार के बहाने से इनके जो रास्ते से हट जाता है, और ये नौ मुसलमानों के साथ मिल जाता है, और इनसे मिल के ये अलाउद्दीन की सेना पर अटैक करता है। काफ़ी भारी युद्ध होता है। अलाउद्दीन की किस्मत अच्छी होती है कि वो बच जाता है, कि उसके कुछ जो रक्षक होते हैं, सुरक्षा गार्ड होते हैं जो, वो उसे बचा लेते हैं और झूठी अफवाह फैला देते हैं कि अलाउद्दीन मर गया, तो आकत खां वहाँ से चला जाता है। और बाद में आकत खां को ये पता नहीं होता है कि वो जो अलाउद्दीन है वो मरा नहीं है, और यह सोचकर वो हरम में प्रवेश करता है, मतलब कि जो महल है वहाँ पर जाता है। लेकिन अलाउद्दीन जो होता है वो स्वस्थ हो जाता है इसी बीच, और वो वहीं पर इसको मतलब कि हरा देता है, और इसका जो चैप्टर है अलाउद्दीन वहीं पर क्लोज कर देता है। तो इस प्रकार ये आकत खां का जो विद्रोह है, इसमें जो अलाउद्दीन जख्मी भी हो गया था, तो काफ़ी इसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच जाता है।
जो अगला विद्रोह है, जो एक और विद्रोह है, मंगू खां का विद्रोह। मंगू खां एक अमीर होता है जो मतलब कि अवध का सूबेदार होता है, और ये अपने साथ अमीर उमर नाम के एक व्यक्ति को साथ में लेके विद्रोह करता है, और इस विद्रोह को भी आसानी से दबा दिया जाता है। और मतलब कि ये विद्रोह जो होता है कि ये मतलब कि इसे हरा दिया जाता है और इसे बंदी बना लिया जाता है, और बंदी बना के इसे राजा के सामने अलाउद्दीन के पास पेश किया जाता है, जहाँ पर इसे जिसका वध कर दिया जाता है। इसके अलावा एक जो सबसे ज़्यादा फेमस है इसके जो शासनकाल का विद्रोह है, हाजी मौला का विद्रोह। कन्फ्यूज मत होइएगा कि एक विद्रोह जो जलालुद्दीन से संबंधित है वो सिद्दी मौला का विद्रोह है, और ये हाजी मौला का विद्रोह है। हाजी मौला कौन होता है? ये जो फ़खरुद्दीन होता है, उस समय आपने कोतवाल का नाम सुना होगा, फ़खरुद्दीन का। अगर आपने पीछे जो वीडियो देखे होंगे, जो अब सीरीज चल रही है, उसमें फ़खरुद्दीन के बारे में बताया गया है। वो उसका दास होता है, और उसी की तरह ये यहाँ का मतलब जो दिल्ली का है वहाँ का कोतवाल बनना चाहता है, और इसी कोतवाल के पद के लिए वह, लेकिन इसको कोतवाल का पद नहीं दिया जाता है, और इसी खुन्नस में वो षड्यंत्र रचता है और जो है विद्रोह करता है। इस विद्रोह में को भी ये अलाउद्दीन की सेना जो है इसको दबा देती है, और इसको फिर इसके सारे समर्थक जो हाजी मौला के हैं सब पकड़े जाते हैं, और इनका भी वही जो होता है, जो बाकियों विद्रोहियों का जो रिजल्ट होता है कि वध कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, तो इन्हें भी खल्लास कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है अलाउद्दीन वो अपने जो प्रमुख विद्रोह हैं उनको समाप्त कर देता है। तो हमने जो प्रमुख विद्रोह हैं उन्हीं के बारे में पढ़ा है। अब बात ये होती है कि जब भाई लगातार विद्रोह होते हैं शासन में, एक के बाद एक लगातार हो रहे हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी एक मतलब कि मीटिंग बुलाता है, आप मीटिंग कह सकते हैं आज की भाषा में, और जो अपने जो वजीर हैं, जो मतलब कि अधिकारी हैं, उनके साथ मंत्रणा करता है कि, और ये कारण जानने का प्रयास करता है कि भाई क्या कारण है कि लगातार हमारे जो सल्तनत में विद्रोह हो रहे हैं, आखिर क्या वजह है। तो इन पर जो मंत्रणा होती है और इन पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उसमें अलाउद्दीन की टीम जो है, अलाउद्दीन की टीम जो है 4 कारण पाती है। वो 4 कारण आपके सामने हैं। देखिए, पहला कारण है राज्य में होने वाली गतिविधियों से सुल्तान का अनभिज्ञ होना। मतलब कि जो गतिविधियां होती हैं राज्य में, उससे सुल्तान को वो जानकारियां नहीं मिल पाती हैं। तो एक कारण ये ढूंढा पाया गया। दूसरा कारण पाया गया कि राजधानी में त्योहारों, उत्सवों, भोज के अवसरों पर शराब की सभा होती हैं, और इन्हीं शराब की सभाओं में षड्यंत्र होता है। ठीक है। तीसरा पाया गया कि सामंत वर्ग में जो शक्तिशाली परिवार हैं उनके बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो रहे हैं, ये भी एक कारण है। तीसरा है कि प्रजा के बीच मतलब कि एक धनी एवं उद्दंड वर्ग सामने आया है। मतलब कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास काफ़ी पैसा हो गया है, और इस वजह से वो बराबर सुल्तान की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। तो इन कारणों को मतलब कि जो उसको पता चल जाते हैं, और इन कारणों का जो होता है, फिर इनका तोड़ निकालने के लिए वो कुछ एक नए अध्यादेश जारी करता है। मतलब कि ऐसी चीज़ें जो ये कारण है ये समाप्त हो जाएं, इनके लिए वो अध्यादेश जारी करता है। ये कौन से अध्यादेश हैं आगे हम देखेंगे। देखिए, जो उसके 4 अध्यादेश होते हैं, सबसे पहला एक अध्यादेश होता है वो धनी व्यक्तियों की संपत्ति छीनता है। ठीक है, उसका मानना है कि जब पैसा ही नहीं होगा तो किस सहारे लोग षड्यंत्र में शामिल होंगे। भाई, षड्यंत्र में अगर सैनिकों को शामिल किया जा रहा है, या कि कैसे भी विद्रोहियों को, या फिर जो लूट मार करने वाले हैं, वो फ्री में तो काम करेंगे नहीं, उनको तो पैसा से मतलब है। तो जब पैसा ही नहीं होगा तो वो किस प्रकार से षड्यंत्र रचेंगे। और ये जो धनी व्यक्ति हैं स्वयं तो राजा से लड़ने आ नहीं जाएंगे, ये तो पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग होते हैं। तो वो धनी व्यक्तियों की संपत्ति छीनने का काम करता है। उनके पास वो जो अमीर होते हैं, मतलब कि जो उसकी नज़र में जो छानबीन में जो सामने आते हैं, उनसे संपत्ति, जो पेंशन है आदि सब छीन लिए जाते हैं, और जो सरकारी व्यक्तियों से भी जो अधिकाधिक धन लेने के आदेश दे दिए जाते हैं। ठीक है। एक जो दूसरा अध्यादेश है गुप्तचर विभाग का गठन। बलबन के टाइम गुप्तचर विभाग का गठन था,
लेकिन फिर ये एक गठन करता है क्योंकि इसके पास सूचनाएं नहीं आ पा रही थी। आपका जो पहला कारण देखा होगा कि वो अनभिज्ञ रहता था, तो मतलब इन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए वह जो है गुप्तचर विभाग को मजबूत करता है और उनको कई जगह पर अपने गुप्तचर लगाता है। जैसे अमीरों के घरों में, बाज़ारों में, दफ्तरों में, महत्वपूर्ण जगहों पर जो अपने जो बरीद और मुनहिस, बरीद जो होते हैं गुप्तचर अफसर हो और मुनहिस गुप्तचर, इन्हें नियुक्त करता है और ये सारी जानकारी सुल्तान तक पहुंचाते हैं। ठीक है। मद्य निषेध को लागू करना, अलाउद्दीन खिलजी मद्यपान निषेध को भी मद्य कर देता है, यानी कि जो मदिरा पान है उसे वो पूरी तरह से बंद कर देता है। और ये मद्यपान निषेध करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ठीक है। अब आप सोचो कि सर बलबन ने भी तो बंद किया था। देखिए, बलबन का जो ये सब था ये उसका राज दरबार तक सीमित था और उसका ऐसा कोई लेना देना नहीं था कि वो इस वजह से वो शराब बंद कर रहा है। वो सिर्फ अपने राज दरबार महल के अंदर ही शराबों का बंद किया था वो, क्योंकि एक आप जानते हैं वो ईरानी पद्धति का जो शासन चलाना चाहता था, वो अपने आप को उस वर्ग से जोड़ के दिखाना चाहता था, तो वो वैसी हरकतें कर रहा था। तो उसका सिर्फ जो मद्यपान निषेध था उसका सिर्फ राज दरबार और महलों तक ही सीमित था। और ये जो है अलाउद्दीन का जो मद्यपान निषेध है ये पूरी सल्तनत में मतलब कि लागू होता था। और ये जो पार्टियाँ शार्टी होती थी अमीरों की, दारू की, मद्यपान की गोष्ठियाँ, उसे भी बंद करा देता है। ठीक है। अब जो ये जो आपके जो 3 कारण थे उनका जो उसने तोड़ निकाल लिया। अब एक जो चौथा कारण था कि वो जो अमीर लोग हैं आपस में शादी विवाह कर रहे हैं और मतलब कि एक यूनिटी बना रहे हैं या फिर अपने संबंधों को मजबूत करके एक सुल्तान को चुनौती कर रहे हैं, तो उसे वो ऐसा अध्यादेश लाता है कि अब सुल्तान की आज्ञा के बगैर भी आपस में वो वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। यानी कि अगर उन्हें वैवाहिक संबंध बनाने हैं तो उन्हें सुल्तान से परमिशन लेनी पड़ेगी। विदाउट सुल्तान की जो परमिशन है उससे वह वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। इन सब उपायों से उसे बहुत ही सफलता मिलती है और उसके शासनकाल में विद्रोहों की संख्या बहुत ही कम हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं जो इसके जो उपाय होते हैं वो सफल होते हैं, मतलब कि कारगर साबित होते हैं और वो विद्रोहियों को काबू करने में सफल हो जाते हैं। ठीक है। अब तक हमने बात कर लिया अब इसके प्रमुख विद्रोहों को और उसके जो कारण थे और उसका जो निवारण के लिए उसने काम किया। अब इसके शासनकाल में एक और भी समस्या आ जाती है, आप आगे देखेंगे, मंगोल समस्या। मंगोल समस्या के बारे में आप देखेंगे कि इसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में एकमात्र सुल्तान है जिसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। ठीक है। ये कम से कम 6 जो प्रमुख युद्ध हैं मंगोलों के खिलाफ लड़ता है। और आज वीडियो में हम मंगोल के जो आक्रमण हैं उसको भी कवर करेंगे। देखिए, सल्तनत काल में सर्वाधिक आक्रमण मंगोलों का अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मंगोलों की जो है जो उसका जो आक्रमण है उससे निपटने के लिए वो कौन सी नीति अपनाता है। नीति वही रहती है बलबन से मिलती जुलती, जो बलबन ने बनाया था कि किलों का जो निर्माण कराया था, तो ये भी किलों का निर्माण करवाता है और उन्हें मतलब कि पुनर्निर्माण करवाता है और उन्हें मजबूत बनवाता है। एक स्थायी सेना भी रखता है। तो इन्हीं माध्यमों से वह ये जो है कि ये मंगोलों पर जो है नियंत्रण करने का प्रयास करता है और सफल भी होता है। ठीक है। अब देखते हैं जो मंगोल के जो प्रमुख आक्रमण थे। जो पहला आक्रमण होता है मंगोलों का अलाउद्दीन खिलजी की मतलब कि डायनेस्टी में, उसके शासनकाल में, वो 1297-98 के बीच में होता है। और इसमें जो मंगोल का जो शासक होता है ट्रांसक्सिनिया का दावा खां के सेनापति कादिर खां करता है आक्रमण। खिलजी की सेना का नेतृत्व कौन करता है इसके खिलाफ? उलुग खां और जफर खां और उलुग खां ने बहुत ही बखूबी से युद्ध लड़ते हैं और इसके आक्रमण को असफल कर देते हैं और ये अभियान जो है खिलजी का सफल हो जाता है। ठीक है। इसके कुछ समय बाद, उस 1 साल ही बाद होता है दूसरा अभियान, मतलब दूसरा आक्रमण मंगोलों की तरफ से होता है, तो उसके जवाब में फिर इनकी तरफ से भी अभियान भेजा जाता है। और इस अभियान का जो
नेतृत्व है वो जफ़र खां करता है। और जफ़र खां इस अभियान में अब उलुग खां नहीं आता है, क्योंकि ये गुजरात में व्यस्त रहता है, और ये इस अभियान को जो है खिलजी का सफल हो जाता है। इस अभियान के बाद खिलजियों में जफ़र खां के बीच मतलब के लिए एक ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। जफ़र खां एक दास होता है और अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी हैं उसके और जो विश्वास पात्र हैं वो इसे मतलब इसे ईर्ष्या रखने लगते हैं इसकी जो प्रतिभा को देख के। जो तीसरा अभियान होता है 1299 के अंत में ही, ये क्या अभियान होता है, मंगोल का जो नेतृत्व होता है आक्रमणकारी ख्वाजा करता है और वो दिल्ली पर अधिकार करना चाहता है। बहुत ही भयानक युद्ध होता है, क्योंकि वो अपने जो 2 अभियान हैं उनमें बहुत सारे मंगोल मारे गए थे, उनका वो बदला लेना चाहता है। और इस जो युद्ध में खिलजी के विश्वास पात्र जो सेना नायक हैं नुसरत खां, उलुग खां, जफ़र खां, अकद खां, ये सारे युद्ध में भाग लेते हैं। ठीक है। और इस युद्ध में जफ़र खां लेकिन मार दिया जाता है और ये अभियान सफल हो जाता है। इन्हें ख्वाजा का जो है मंगोलों को फिर से भगा दिया जाता है, लेकिन इस युद्ध में जफ़र खां मार दिया जाता है। और इस घटना को अलाउद्दीन के लिए दोहरी सफलता कही जाती है, क्योंकि एक मंगोल जो कमज़ोर हो जाते हैं और दूसरी जो एक खिलजियों को मतलब अलाउद्दीन और उसकी टीम को लग रहा था कि जफ़र खां उनके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है, वो भी अपने आप ही समाप्त हो जाती है। अगला चैप्टर देखते हैं, जो चौथा आक्रमण है। चौथा आक्रमण होता है ये तार्गी के नेतृत्व में होता है और मंगोलों ने के द्वारा। और इस युद्ध के समय जो खिलजी है चित्तौड़ के युद्ध में व्यस्त होता है, लेकिन किसी प्रकार उसके सेनापतियों ने उसके जो योद्धा हैं वो काबू कर लेते हैं और उसे भगा देते हैं। तार्की के नेतृत्व में 1303 में चौथा आक्रमण होता है। और इसी आक्रमण के पश्चात वो सोचता है कि अब भाई लगातार आक्रमण हो रहे हैं, अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो वही जो है स्थायी समाधान करने की सोचता है, और स्थायी समाधान में वही जो है जो हमने पहले बताया कि बलबन की भांति हुए स्थायी समाधान उसका होता है कि इसके लिए वह सीरी किले को मजबूत बनाता है और सीरी को अपनी राजधानी भी बना लेता है, नवीन किलों का निर्माण करता है और वहाँ स्थायी सेना रखता है। इसके लिए वो एक पृथक सेना, स्पेशली मंगोलों से युद्ध लड़ने के लिए वो एक पृथक सेना की सेपरेट जो आर्मी है वो रखता है। तो ये थे उसको मंगोल से लड़ने के लिए वो इसकी जो व्यवस्था है, जो प्लान है वो उसका होता है। इसके बाद देखते हैं अगला जो है 5वां आक्रमण जो होता है, ये अलीबाग और तारताक के नेतृत्व में मंगोलों ने के द्वारा किया जाता है। और इस भी विद्रोह को अमरोहा के इन्हें पराजित किया जाता है और इन्हें बंदी बनाकर वही हाल कर दिया जाता है, इनका कत्लेआम कर दिया जाता है। तो ये इनका 5वां आक्रमण था। जो 6वां जो मेन आक्रमण था, मतलब कि लास्ट आक्रमण कह सकते हैं, मेन तो नहीं, 1306 ईस्वी में होता है। कारण क्या होता है, अलीबाग और तारताक की हत्या कर ये मंगोल बदला लेना चाहते हैं। और इसमें मंगोल जो है, मंगोल के 3 सेनापति 3 तरफ से आक्रमण करते हैं। ठीक है, ज़्यादा हम डिटेल से नहीं देखेंगे, आपको बता दे रहे हैं। मंगोल ने 3 सेनापतियों के नेतृत्व में आक्रमण करते हैं, 3 सेनापति 3 जगह से। और इस युद्ध में जो अलाउद्दीन खिलजी का जो है जो प्रमुख जो योगदान रहता है इसको विजयी दिलाने में, मलिक कफूर और जो गाजी मलिक तुगलक जो आगे चल के आप देखेंगे कि ये तुगलक वंश का जो संस्थापक होता है गयासुद्दीन तुगलक, यही गाजी मलिक तुगलक जो पंजाब का सूबेदार भी होता है, इसमें शानदार युद्ध करता है और मंगोलों के मंसूबों पर पानी फेर देता है। तो इस प्रकार से जो 6 आक्रमण होते हैं उनमें 6 के 6 में उनको सफलतापूर्वक मंगोलों को वह भारत में मतलब कि कब्जा करने नहीं देता है। ये दिल्ली सल्तनत की जो सीमा है, टेरिटरी है, उसमें वो मतलब कि अधिकार करने नहीं देता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में आज हमने क्या पढ़ लिया आपको बता देते हैं फिर से। आप इसमें अब तक हमने सुल्तान के बारे में पढ़ लिया, उसकी प्रारंभिक समस्याएं जो हैं, किस प्रकार से उसने जलाली जो है वंश का दमन किया, इसके बाद विद्रोहों का दमन अपने कैसे किया, और फिर मंगोल आक्रमण को उसने कैसे सहा, मतलब कि कैसे उसका जवाब दिया। तो इस वीडियो में हमने इतना कुछ जान लिया। तो इसका जो अगला वीडियो होगा इसमें हम जो अलाउद्दीन खिलजी का जो अब है उसमें हम जानेंगे कि वो कैसे अपना राज्य विस्तार करता है और अपनी सीमाओं का विस्तार वो किस प्रकार से करता है। वो उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में
अटैक करता है। तो उसके जो विजयी हैं, मतलब विजयी जो अभियान है, मतलब वो जो राज्य विस्तार या लूटपाट के इरादे से वो जो करता है अभियान, उन अभियानों के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन मन में उत्पन्न हो रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अलाउद्दीन खिलजी का अगला जो भाग होगा, भाग 2, जल्दी मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।